Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. तो हमारे रेगुलर सेशन में हम हमारे सब्जेक्ट के साथ डील करते आ रहे थे, लेकिन मैंने बताया था कि हम इन रेगुलर सेशंस के अलावा संडे के दिन ऑफ रखने की बजाय हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी सेशन लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे एग्जाम टाइम में टाइम को मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है इन अब शॉर्ट टाइम, ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और इसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज नीट यूजी का एंट्रेंस जो होता है इसमें इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम हर एक संडे को एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो भी नीट एस्पिरेंट है उनको एक प्रॉपर मैनर जो है वो पता चल जाएगा, यानी कि एग्जाम जो होता है इसमें कौन से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर हमारे उस एग्जाम में कर पाए, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग हमने आज का सेशन जो है वो डिजाइन करा है, और आज का जो स्पेशल सेशन है ये सेशन हमारा रहेगा एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, ठीक है, यानी कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी जो है हमारी रेफरेंस बुक है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बुक को प्रॉपर मैनर में कैसे पढ़ें जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, ठीक है, मैक्सिमम गेन कर पाए हम। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को रीड कर लें, केवल रीड कर लेने से हमारा फायदा नहीं होगा, यानी कि हम कोई भी रेफरेंस बुक उठाएं और उसे रीड करते चले जाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। बिकॉज रीड कर लेने से चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो एक सही तरीका जिससे हम रीड करें, देन उसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और उसे अपन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक तरीके हैं जिनके थ्रू हम हमारी रेफरेंस बुक्स को या टेक्स्ट बुक्स को हम पढ़ेंगे और उससे हमें मैक्सिमम गेन मिलेगा, ठीक है, और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक जियोलॉजी के लिए है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, आज का ये सेशन रखने वाले हैं। तो इसमें हम तरीका पढ़ेंगे कि जियोलॉजी की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसे किस तरीके से पढ़ें। बाकी सारी एनसीईआरटीज का भी यही रहेगा ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट के साथ थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें किसी चीज को पढ़ना है, मतलब उसे रीड करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें किसी बुक में हो सकता है सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, बुक की हार्ड कॉपी हो सकती है, उसकी हेल्प चाहिए होगी, देन हम उसे रीड करते चले जाएंगे, ठीक है, उसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, देन उसे समझेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई चीजें ऐसी हो डायग्रामेटिक हो तो उन्हें ड्रॉ कर लेंगे, और कुछ एक फॉर्मूला होंगे तो उनको भी हम एक साथ ड्रॉ करते चले जाएंगे, जिससे कि हम क्विक रिवीजन कर सके फर्दर, ठीक है। तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विद रेस्पेक्ट टू द और इन द रेफरेंस ऑफ जियोलॉजी सब्जेक्ट, इसके लिए हमने कुछ एक पॉइंट्स बनाए, लेकिन पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले कुछ एक क्वेश्चंस हैं, यानी कि कोई भी नीट एस्पिरेंट जो है वो अपने माइंड में कुछ एक डाउट्स रखता है, ठीक है। और पहला डाउट ये होता है कि व्हाई ए नीट एस्पिरेंट रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी नीट एस्पिरेंट जो है, जो कि नीट यूजी के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो एनसीईआरटी बुक्स को क्यों पढ़े, ठीक है, यानी कि उसे क्यों जरूरी है कि वो एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़े, और दूसरी रेफरेंस बुक या अदर टेक्स्ट बुक्स भी हो सकती है जिनको वो पढ़ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए इतना सजेस्ट क्यों करा जाता है। तो इसका रीजन क्या है, देखो हमने आंसर में लिखा भी है, क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज नीट यूजी सिलेबस इज 100% एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। नीट यूजी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन
100% एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि नीट एस्पिरेंट उस सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। तो सो ए नीट एस्पिरेंट कैन फॉलो दैट सिलेबस बाय रीडिंग दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ के सिलेबस से अवेयर हो सकता है, सिलेबस का पता चल सकता है उसे, और सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्राइब्ड है। बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी केवल सिलेबस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, सिलेबस कंटेंट के साथ साथ थियोरेटिकल पोर्शन को भी बताती है, तो वहां से थियरी वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ही क्यों पढ़े कोई नीट यूजी एस्पिरेंट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुछ एक क्वेश्चन और हैं जो भी हम देख लेते हैं, जो बेसिक जो मेन क्वेश्चंस है, जो एक नीट जो एस्पिरेंट होता है उसके माइंड में चलते रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इज ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ नीट यूजी, यानी कि नीट यूजी का जो सिलेबस है उसे कवर अप करने के लिए क्या केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इनफ है? तो आंसर हमारा जाता है यस, हाँ। The exam conducting agencies ask almost questions from this textbook. सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि सीबीएसई पहले हुआ करता था, अभी करंटली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये जो एजेंसीज होती हैं वो पेपर फ्रेम करने से पहले कुछ एक रेफरेंस जो होती है, ठीक है, कुछ आउटलाइन डिसाइड कर लेती हैं कि इस क्राइटेरिया से ही क्वेश्चन हमें पूछना है। तो वो क्राइटेरिया होता है हमारी एनसीईआरटीज की रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस फ्रेम करती है और उन्हीं के हिसाब से पेपर डिजाइन होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है नीट यूजी एस्पिरेंट के लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक चीज देखो, हमने नीचे लिखी है, हमने स्टार मार्क करके लिखा है कि ऑल्दो, हालांकि सम पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन शॉर्ट इन दिस टेक्स्ट बुक, यानी कि लेकिन इस टेक्स्ट बुक की एक ड्रॉबैक बोलना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ड्रॉबैक बोल भी सकते हैं, एक इसका डीमेरिट हो सकता है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी का, कि इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं, कुछ एक नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है, बहुत छोटा छोटा उनका जो है कंक्लूजन लिखा हुआ है, बाकी उनको डिस्क्राइब नहीं करा गया है, ठीक है। यानी कि ब्रॉड डिस्क्रिप्शन उस एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स में नहीं है। तो इसके लिए हम हो सकता है हमारे टीचर की हेल्प ले सकते हैं, हमारे थियोरेटिकल नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, और अदर जो थियोरेटिकल रेफरेंस बुक्स आती है बहुत सारी थियोरी के लिए टेक्स्ट बुक, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो होता है नीट यूजी एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है, वो होता है कि नीट एस्पिरेंट कैन डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रिपरेशन, क्या केवल एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट हो सकता है? मतलब हमने पहले देखा था कि एनसीईआरटी इनफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नीट एस्पिरेंट है वो केवल एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम में अपीयर कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। अब ये क्या रीजन है? यानी कि एनसीईआरटी सफिशिएंट भी बता दी हमने, और देन हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो इसका रीजन ये है, लिखा है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो केवल थियरी पर्पस के लिए डिजाइंड होती हैं, यानी कि उनमें केवल थियोरेटिकल पोर्शन को लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट चाहे कि मैं थियरी वाले पोर्शन को कवर करने के लिए एनसीईआरटी रेफरेंस बुक की हेल्प लूं, तो वो ले सकता है, लेकिन केवल थियरी पार्ट से हमारा काम नहीं बन जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी जो होती है थियरी पोर्शन को क्लियर करती है, लेकिन हमारा एग्जाम जो होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में इतना खासा कुछ मटेरियल दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी किन्हीं ऑब्जेक्टिव बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखा है कि नो, बिकॉज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज एक्चुअली डिजाइंड फॉर द थियरी पर्पसेज only. So for the question practice purposes, NEET aspirant have to follow an errorless, जिनमें बहुत कम गलतियां हो, ऑब्जेक्टिव बुक्स को फॉलो कर सकता है। इन ऑब्जेक्टिव बुक्स की भी एक अपन स्पेशल सेशन लेकर आएंगे कि कौन सी जो रेफरेंस बुक्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए अच्छी हैं, जिनमें बहुत कम एरर हैं, जिनमें बहुत कम टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, और बहुत कम जो उनकी आंसर की डिजाइन होती है उनमें बहुत कम करेक्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसी एक स्पेशल सेशन भी हम लेकर आएंगे।
लेकिन जो नीट एस्पिरेंट है उन्हें केवल एनसीईआरटी डिपेंडेंट नहीं होना है, बिकॉज ऑफ थियरी पर्पस के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के पर्पस के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए हमें किसी ऑब्जेक्टिव रेफरेंस बुक की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा आगे चल के आता है, अब हमें क्या करना है कि हमारे जो एनसीईआरटी को पढ़ने के सही तरीके क्या हो सकते हैं उनके साथ हमें डिस्कस करना है उनको। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द how to read the NCERT textbook, ठीक है, in a proper manner. So we have designed some strategy points to read out that kind of reference books, ठीक है। तो उन बुक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें, अगर एनसीईआरटी बुक्स को हम पढ़ेंगे यानी कि नीट यूजी एस्पिरेंट्स के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं, तो वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट जो है हमारा, पहला पॉइंट जो है हमारा, पहला पॉइंट हमारा है वन लाइनर स्ट्रेटजी। एक लाइन वाली स्ट्रेटजी। वन लाइनर स्ट्रेटजी का मतलब होता है सिंगल लाइन को हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो इसका मतलब आगे लिखा है कि इट मींस a NEET aspirant have to read each and every line of NCERT textbook as a question। यानी कि कोई भी एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, उस लाइन को जो नीट एस्पिरेंट होगा वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेगा। कोई भी लाइन लिखी हो, ठीक है, जैसे कि उसमें लिखा है कि टू रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यू हैव टू फॉलो दीज मेथड्स, ठीक है, तो उसे देखेगा वो एक क्वेश्चन के तरीके में, ठीक है, कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी और वी कैन से व्हाट आर द गुड मेथड्स टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लाइन में बी आस्क्ड इन अपकमिंग नीट यूजी एंट्रेंस। हो सकता है कि वो लाइन जो है वो आने वाले नीट यूजी एंट्रेंस में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और नीट यूजी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हर एक लाइन से क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, यानी कि क्यों हमें इस चीज को पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी की लाइंस को क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों देखना है, तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल है इस पॉइंट का, यानी कि वन लाइनर स्ट्रेटेजी जो पॉइंट है उसका एग्जाम्पल है, इज ए क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर नीट यूजी, यानी कि पहले के जो पुराने नीट एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और क्वेश्चन है द QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट्स, यानी कि स्टैंडर्ड ईसीजी जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था उस ईसीजी रिप्रेजेंटेशन में QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन थे रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, देन ऑप्शन था रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इसका आंसर कहां से आया, ठीक है, यानी कि लाइन से क्वेश्चन आया है, मतलब लाइन में ही आंसर होगा। तो लिखा है कि दिस इज आस्क्ड फ्रॉम द लाइन फ्रॉम पेज नंबर 286 पेज नंबर है एंड द सेकंड पैराग्राफ है, और वो लाइन क्या है, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो आंसर हमारा क्या बन गया, फोर्थ, ठीक है, आंसर बन गया हमारा फोर्थ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट आंसर, विच इनिशिएट द वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स क्या कराता है, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। और ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया था। 11th क्लास की जो बायोलॉजी की 11th बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक थी, 286 पेज नंबर है और सेकंड उसका पैराग्राफ है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है। तो वन लाइनर स्ट्रेटजी हमारी क्लियर हो गई कि हर एक लाइन को हमें क्वेश्चन की फॉर्म में देखना है, वो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट सेकंड आता है हमारा ईच टेबल फ्लो चार्ट एंड डायग्राम स्ट्रेटजी, यानी कि हर एक टेबल के लिए भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फ्लो चार्ट के लिए भी और डायग्राम के लिए भी। इसका भी सीधा सा मतलब यही है, हमें करना है कि
you have to read each and every table, flowchart and diagram of the NCERT textbook as a question because of that may be asked in the upcoming NEET UG entrances। जैसे कि हमने वन लाइनर स्ट्रेटेजी के लिए पढ़ा, ठीक है, यानी कि हर एक लाइन को हमें पढ़ना है। ये लाइन हो गई, इसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है, ठीक है। लेकिन हमें टेबल, कोई भी टेबल गिवन है, जैसे कि कोई भी टेबल गिवन है, इसे भी क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है। कोई भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उससे भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है। और कोई भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एनी ऑफ द डायग्राम, उसे भी हमें क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है, बिकॉज ऑफ वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका एग्जांपल है, टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, मतलब कि एक टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर नीट एंट्रेंस में। एग्जांपल इसके लिए है, एग्जांपल 4.2 इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस, ठीक है, सीधा डायरेक्ट टेबल से एनसीईआरटी की से पूछा गया था। क्वेश्चन जो था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि इंसुलिन डिपेंड करके, यानी कि इंसुलिन से डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि कोई भी, जैसे कि ये कोई ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट चैनल है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को यहां से यहां भेजने का काम करता है, एक्रॉस अ मेम्ब्रेन और एक्रॉस अ सेल, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है या नहीं, ये ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है या नहीं है, ये पूछा गया था। तो इनमें से ऑप्शन थे, कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑप्शन था ग्लट फर्स्ट था, ग्लट सेकंड, ग्लट थर्ड एंड ग्लट फोर, ठीक है। ग्लट का मतलब है, देखो GLUT ऐसा लिखा है यहाँ पर, GLUT, तो यहाँ पर GLU मीन्स है ग्लूकोज एंड T4 है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ग्लट फर्स्ट का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थर्ड एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर्थ। ये क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी थी, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का पेज नंबर 147 और टेबल नंबर 9.5 से पूछा गया था, ठीक है। अभी दिखा देते हैं वो टेबल कैसी क्या थी। तो टेबल थी 9.5, पेज नंबर 147, ठीक है, पेज नंबर था हमारा 147 और 11th क्लास की एनसीईआरटी थी। इसकी टेबल 9.5 जो थी उसका नाम था सम प्रोटीन्स एंड दियर फंक्शंस, यानी कि कुछ एक प्रोटीन्स और उनके काम क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन्स दी हुई थी, एक कॉलम में प्रोटीन्स गिवन थी, दूसरे कॉलम में उनके फंक्शंस गिवन थे। और तो कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करती है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स के बीच जो खाली स्पेस होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस जिसे बोल देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ये वाला स्पेस, जैसे कि ये कोई टिश्यू है, इस टिश्यू में ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अलावा जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पर जो भी मटेरियल भरा होगा उसे अपन ग्राउंड सब्सटेंस बोल देंगे। और कोलेजन क्या करती है, ऐसे ही ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करने का काम करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है, वी नो वेरी वेल ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन का काम करता है। एंटीबॉडी क्या करती है, जो भी एंटीजन है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनसे लड़ने का काम करती है, उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंस रिसेप्शन या परसीव करने का, ठीक है, सेंसेशन को परसीव करने का काम करते हैं। कोई भी स्मेल सेंस हो सकती है, टेस्ट की सेंस हो सकती है, और किसी भी हार्मोन को भी सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो था वो दिया हुआ था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है, और आगे लिखा था इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे कि कोई सेल है, इस सेल में यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा ग्लट 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सेल्स में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को इनेबल करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर हमारे क्वेश्चन का फोर्थ, ठीक है, ग्लट 4। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद स्ट्रेटेजी का पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट 3 है
रीडिंग ऑफ समरी पार्ट स्ट्रेटेजी। समरी का मतलब होता है जो भी चैप्टर है, जैसे कि ये चैप्टर गिवन है, इसके एंड में हमें समरी पार्ट दिया हुआ होता है, हर एक चैप्टर में है हमारी एनसीईआरटी के, ठीक है, उसे भी हमें पढ़ना है। इट मीन्स यू हैव टू रीड केयरफुली द समरी ऑफ द चैप्टर्स आल्सो गिवन इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, बिकॉज सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन देयर व्हिच आर नॉट गिवन इन द मेन चैप्टर सेक्शन, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है कि हर एक चैप्टर के एंड में समरी वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उस पार्ट में बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि हमारे मेन सेगमेंट में नहीं दी हुई हैं, ठीक है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए हमें थियरी वाला पार्ट समरी वाला पार्ट भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने फ्रेम करे थे। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिस्ट डेटा रीडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि हर एक यूनिट जैसे स्टार्ट होती है हमारे एनसीईआरटी रेफरेंस बुक में, उस यूनिट के स्टार्टिंग में कोई ना कोई साइंटिस्ट जो है उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी बायोग्राफी गिवन होती है, ठीक है, तो उसे भी हमें रीड करना है, ठीक है। तो लिखा है कि यू हैव टू रीड द बायोग्राफी ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो गिवन इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब है किसी भी यूनिट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग में कुछ कोई ना कोई साइंटिस्ट जो है उसका बायोग्राफी गिवन है, तो उसे भी हमें पढ़ना है। और लिखा है एक हमने लास्ट में कि इम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्ड पॉइंट्स टू ग्रिप द एनसीईआरटी बिकॉज यस यू कैन, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी हमने 4 पॉइंट्स फ्रेम करे हैं उनको हम हमारी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी हमारे सब्जेक्ट पर, ठीक है। और सारी की सारी एनसीईआरटीज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो 4 पॉइंट हमने बनाए हैं, चारों के चारों पॉइंट जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, सारे के सारे, इवन मैथ में भी अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना खासा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी जो डिजाइन है वो एक स्पेशल टीम ने डिजाइन करी है, ठीक है। वो टीम जो है एक स्टैंडर्ड मैनर लेके चलती है, स्टैंडर्ड स्केल लेके चलती है, उसी स्केल के बेसिस पर क्या करती है, सारी की सारी बुक्स को फ्रेम करती है, ठीक है। तो अदर एनसीईआरटीज को लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सबको अपन क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पढ़ सकते हैं, जिससे कि उस सब्जेक्ट पर हमारी ग्रिप अच्छी बन सके, ठीक है। और ऐसे ही स्ट्रेटजी सेशंस हम लेकर आएंगे ऑन एवरी संडे, ठीक है। और संडे के अलावा हमारे रेगुलर सेशंस रहेंगे जिनमें हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। संडे को स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें स्ट्रेटजी को ही डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेटजी वाले जो भी अपलोड्स होंगे उनमें स्पेशल वही सेशंस डिजाइन होंगे जो कि बहुत सारे नीट यूजी एस्पिरेंट्स के डाउट होते हैं, उनकी क्वेरी रहती है कि आज देखो अच्छा एक सेशन, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सेशन था, इसमें एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन उसे हम कैसे यूज करें, उसका यूटिलाइज हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग हमारे सेशंस रहेंगे, ठीक है, ऑन एवरी संडे। और आई होप नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा हाउ टू सोल्व assertion एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है, एआर वाले क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस फिर से एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। पहले एक बार इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से उस पैटर्न को ऐड कर दिया गया है जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से पूछे जाने लगे हैं। तो एआर वाले क्वेश्चंस, assertion एंड रीजन वाले क्वेश्चंस जो भी हैं उनमें अलग अलग स्टेटमेंट गिवन होते हैं, उनको कैसे किस तरीके से हमें डील करना है उन क्वेश्चंस को, ताकि हमारे नेगेटिव मार्क्स कम से कम बन सकें, ठीक है, और हम प्रॉपर स्कोर कर सकें और एक अच्छी रैंक भी सिक्योर कर सकें, ठीक है। थैंक यू।